मुस्लिम देश गरीब क्यों होते जा रहे हैं? जी हाँ, ज्यादातर मुस्लिम देश गरीब होते जा रहे हैं। दुनिया भर के 57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC। यहाँ दुनिया की करीब 25% आबादी रहती है, लेकिन वर्ल्ड जीडीपी में इनकी हिस्सेदारी 10% भी नहीं। OIC में शामिल सिर्फ 8 देश हाई इनकम कैटेगरी में आते हैं, वो भी तेल के कुएं की बदौलत। इसके अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान समेत ज्यादातर मुस्लिम देश गरीब है, 34 भुखमरी की हालत में और 24 मुस्लिम देशों की प्रति व्यक्ति जीडीपी $2500 से भी नीचे है। इंटरनेशनल एवरेज इससे 5 गुना ज्यादा यानी $13,000 है। 500 सालों तक समृद्धि का सुनहरा दौर देखने वाली इस्लामी सत्ता कैसे गरीबी और तबाही के कुचक्र में फंस गई? इसके पीछे धर्म, अंग्रेजों की लूट या और क्या वजह है? आइए जानते हैं। इस्लाम की शुरुआत 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद ने की थी। धीरे धीरे ये पूरे मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप तक फैल गया। 786 ईस्वी में अब्बासी डायनेस्टी के मशहूर खलीफा अबू जाफर अल मामून का जन्म। अल मामून ने ताज संभाला तो बगदाद शहर अपनी चरम समृद्धि में था। अब्बासी वास्तुकला के गुंबद और मेहराब चमकते थे। 10 लाख आबादी के साथ उस वक्त बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। अल मामून सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि इस्लामी इतिहास, गणित, दर्शन और धर्मशास्त्र के विद्वान थे। उनके संरक्षण में बगदाद पूरे साम्राज्य के विद्वानों का केंद्र बन गया। अल मामून का सपना दुनिया के सभी ज्ञान को इकट्ठा कर अरबी में अनुवाद कराना था। इसलिए उन्होंने हाउस ऑफ विजडम यानी ज्ञान का घर बनाया, जिसे आज इस्लामी दुनिया की गोल्डन एज का प्रतीक माना जाता है। बगदाद के हाउस ऑफ विजडम में अनुवाद के अलावा गणित, विज्ञान, चिकित्सा, एस्ट्रोनॉमी जैसे विषयों की पढ़ाई और रिसर्च भी होती थी। एक स्कॉलर अल ख्वारिज़मी ने गणित की अलजब्र किताब लिखी, जिससे अलजेब्रा बना। अल राजी नाम के स्कॉलर ने चेचक और खसरा जैसी जानलेवा बीमारी का प्रभावी इलाज खोज निकाला। अल किंदी पहले अरब दार्शनिक थे जिन्होंने अरस्तु के विचारों को इस्लामी समाज में स्वीकार्य बनाया। बगदाद में एक विशाल ऑब्जर्वेटरी बनाई गई, जहां पृथ्वी की परिधि नापने से लेकर मानचित्र बनाने का काम होता था। 1298 में मंगोल आक्रमणकारियों के हमले ने बगदाद को तबाह कर दिया। हाउस ऑफ विजडम को आग लगा दी गई। टिग्रिस नदी में इतनी किताबें बहा दी गई कि उनकी स्याही से नदी का पानी काला हो गया। इसके बाद धीरे धीरे इस्लामिक सत्ता का पतन शुरू हुआ। ज्यादातर देश उपनिवेशवाद का भी शिकार हुए। आज मुस्लिम देश जिस बदतर स्थिति में, उसके पीछे 7 बड़े फैक्टर हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले शिया सुन्नी के लड़ाई में उलझे इस्लामिक देश। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद अपनी जिंदगी का आखिरी हज करके मक्का से मदीना जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने अपने साथियों को गदीर के मैदान में रुकने के लिए कहा। पैगंबर ने एक मंच से अपने दामाद हजरत अली का हाथ पकड़कर कहा, जिसका मैं मौला हूँ, उसके ये अली मौला है। कुछ महीने बाद पैगंबर मोहम्मद का निधन हो गया और उनके वारिस को लेकर मुसलमान 2 गुट में बंट गए। एक पक्ष का मानना था कि मोहम्मद साहब ने किसी को वारिस नहीं बनाया, इसलिए सबसे योग्य शख्स का चुनाव हो, यह धड़ा सुन्नी कहलाया। दूसरे पक्ष ने माना कि पैगंबर मोहम्मद ने गदीर के मैदान में जो घोषणा की थी वो वारिस को लेकर ही थी, ये शिया कहलाया। आज दुनिया के मुसलमानों में सुन्नी की आबादी 90% तक है, वहीं शिया मुस्लिमों की आबादी 10 से 15% है। सुन्नी मुसलमानों का नेतृत्व सऊदी अरब करता है। यूएई, इंडोनेशिया जैसे पाकिस्तान जैसे देश इसके समर्थक है। शिया मुसलमानों का नेतृत्व ईरान करता है। इराक, बहरीन और अजरबैजान जैसे देश इस सबसे बड़े समर्थक हैं। 1969 में ईरान में अयातुल्ला खोमेनी की सत्ता आई और उन्होंने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में शियाओं का दबदबा बढ़ाने के लिए शियाओं नेताओं का समर्थन करना शुरू किया। 1980 में पाकिस्तान में लश्कर जंगवी और सिपाही साहबा जैसे कट्टर सुन्नी समूह बने। 4 दशक तक इन्होंने हजारों सियाइयों का कत्लेआम किया। इसी साल इराक और ईरान में जंग शुरू हो गई। 8 साल चली जंग में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। 1991 में जब इराक में सुन्नी शासक सद्दाम हुसैन के खिलाफ शियाओं ने प्रदर्शन किया तो उसने 10,000 शियाओं को मार दिया।
साल 2003 में अमेरिकी सेना ने सद्दाम हुसैन को इराक की सत्ता से हटाया और उसके पड़ोसी देश ईरान में भी शिया विद्रोहियों का समर्थन करने लगे। 2012 में सऊदी अरब में शिया धर्मगुरु शेख निमर की मौत की सजा दी गई तो शिया सुन्नी में विवाद और बढ़ गया। फैक्टर नंबर 2, शरीयत में ब्याज हराम, इससे इकोनॉमी पिछड़ी। शरीयत के मुताबिक रिबा यानी लोन पर ब्याज हराम है। मेहनत के बजाय निवेश करके या किस्मत के आधार पर पैसा कमाना भी गलत है। यही वजह रही कि यूरोप में जहां 17वीं सदी में ही बैंक खुल गए थे, मिडिल ईस्ट में इसके करीब 200 साल बाद 863 में पहला ओटोमन बैंक खुला। मुस्लिम देशों ने अपना एक अलग बैंकिंग सिस्टम भी विकसित किया। इसका एक प्रमुख नियम था कि बैंक जिस भी कंपनी को लोन देगा उसे होने वाले लाभ या हानि में बैंक की भी हिस्सेदारी होगी। इससे ज्यादातर बैंकों को घाटा होता गया और वो डूब जाते। इकोनॉमी में ऐसा कुचक्र बना कि इस्लामिक देशों में बड़ी कंपनियां स्थापित करना बेहद मुश्किल हो गया। बांग्लादेश में 5 इस्लामिक बैंक बढ़ते नुकसान के चलते मर्ज होने जा रहे हैं। इसी समस्या के चलते 1997 में इस्लामिक बैंक ऑफ साउथ अफ्रीका और तुर्की का इल्हा फाइनेंस हाउस बंद हो गया। आज ज्यादातर मुस्लिम देशों में इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम के साथ साथ परंपरागत बैंकिंग भी मौजूद है। हालांकि ईरान के सभी बैंक इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम से चलते हैं। वहीं बहरीन, यमन, सूडान, इराक जैसे कई देशों के 30 से ज्यादा बैंक इस्लामिक सिस्टम पर चलते हैं। फैक्टर नंबर 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीछे छूटते गए मुस्लिम देश। दुनिया की 25% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद आज तक सिर्फ 3 बार इस्लामिक देशों को साइंस का नोबेल प्राइज मिला है, जबकि 1% से भी कम आबादी वाले यहूदियों को 165 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। एक समय पर विज्ञान और गणित की बड़ी बड़ी खोज करने वाला इस्लामिक वर्ल्ड आज साइंस में काफ़ी पीछे छूट गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के टॉप 30 देशों में सिर्फ एक इस्लामिक देश यूएई है, क्योंकि गोल्डन एज के बाद इस्लामिक देशों में राजनीतिक अस्थिरता का दौर चला। इस दौरान शिक्षा प्रभावित हुई। 1460 में पश्चिमी देशों में प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी, लेकिन इस्लामिक देशों में इसके इस्तेमाल पर बैन था। 1727 में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। 19वीं सदी तक इस्लामिक देशों में शिक्षा के लिए स्वायत्त संस्थाएं नहीं के बराबर थी। मदरसों में पढ़ाई होती थी जिनका केंद्र धार्मिक शिक्षा था। आधुनिक समय में भी इस्लामिक नेता ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का विरोध करते हैं, जिसके मुताबिक सभी जीव एक ही पूर्वज से पैदा हुए हैं और समय के साथ विकसित हुए हैं। इस्लामिक धर्मगुरु तर्क देते हैं कि कुरान में लिखा है अल्लाह ने इंसान को सीधे मिट्टी से बनाया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, ओमान, अफगानिस्तान जैसे कई देशों में डार्विन की थ्योरी स्कूल पाठ्यक्रमों में नहीं पढ़ाई जाती। नाइजीरियन तालिबान के नेता मोहम्मद यूसुफ पश्चिमी शिक्षा को गुनाह बताते हैं और कहते हैं कि हम बारिश को ईश्वर की रचना मानते हैं, न कि सूर्य के कारण होने वाली वाष्पीकरण जो संघनित होकर वर्षा बन जाता है। फैक्टर नंबर 4, लोकतंत्र की मांग पर गृह युद्ध से जूझते देश। 2010 के करप्शन इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के सबसे कम करप्शन वाले 20 देशों में सिर्फ एक इस्लामिक देश था, कतर, जबकि सबसे ज़्यादा करप्शन वाले 20 देशों में आधे मुस्लिम देश थे। लगातार होते युद्ध, अशांति और भ्रष्टाचार के चलते अरब देश परिवर्तन की मांग करने लगे। 2010 में ट्यूनीशिया के एक युवक ने लोकतंत्र की मांग करते हुए खुद को आग लगा ली। इसके बाद सीरिया, यमन, बहरीन, मिस्र, लीबिया जैसे कई देशों में लोकतंत्र की मांग तेज हो गई। इसे अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर आंदोलन असफल रहे। सीरिया में पिछले 14 सालों में, यमन और लीबिया में 11 सालों से गृह युद्ध चल रहा है। आज सीरिया की 90% और यमन की 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। हालात को और बदतर करता है इन देशों में पनपता आतंकवाद। ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स के टॉप 10 देशों में 9 इस्लामिक देश हैं। फैक्टर नंबर 5, जहां गरीबी वहां इस्लाम तेजी से फैला। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे नीचे आने वाले 10 देशों में से 7 इस्लामिक है, लेकिन इनमें से सिर्फ एक अरब देश है जहां इस्लाम पैदा हुआ था। बाकी सब अफ्रीकी देश है जहां इस्लाम बाद में पहुंचा। पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफाओं ने इस्लामी शासन को पश्चिम में स्पेन और पूर्व में भारत की सीमाओं तक फैलाया। इस दौर में इस्लाम सत्ता के साथ जुड़ा था और जिन इलाकों में अरब सेना जंग जीतती वहाँ इस्लाम भी फैल जाता है। इसके बावजूद सूफी संतों और व्यापारियों ने इस्लाम को गरीब और पिछड़े इलाकों में भी फैलाया।
माली जैसे कई देशों में पहले राजा ने इस्लाम अपनाया और फिर पूरे राज्य ने। जानकार मानते हैं कि ये देश अरब देशों की समृद्धि और सामाजिक समानता से प्रभावित होकर इस्लाम अपना रहे थे। इतिहासकार मार्क कैटराइट के मुताबिक धार्मिक विश्वास के अलावा फिरकी नेताओं को ये भी लगा कि इस्लाम अपनाना उनके व्यापार के लिए फायदेमंद होगा। फैक्टर नंबर 3, औपनिवेशक लूट ने भी कंगाल बनाया। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई। इसमें आने वाले सभी देश ब्रिटेन और फ्रांस के कंट्रोल में आ गए। इससे लोकल ट्रेड कमजोर हुआ, संसाधन लूटे गए। मुगल साम्राज्य को खत्म कर ब्रिटिशर्स ने शासन किया। अंग्रेजों ने यहाँ से 64 ट्रिलियन डॉलर लूटे, बुनकरों के अंगूठे काटे, किसानों को कर्ज में डुबोया और 6 करोड़ लोग भूखे मार दिए। 19वीं सदी में यूरोपीय लोग अफ्रीका से लाखों मजदूरों को गुलाम बनाकर ले गए। इससे माली, सूडान जैसे अफ्रीकी इस्लामिक देश आज तक उबर नहीं पाए हैं। वहीं पश्चिमी देशों ने इस्लामिक सत्ता और उनके व्यापारिक नेटवर्क को अपने फायदे के लिए बदल दिया। इससे मुस्लिम अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्री का विकास रुक गया, जो गरीबी का कारण बना। फैक्टर नंबर 7, खेती की कमी और स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनी मुसीबत। मध्य एशिया, अरब और उत्तरी अफ्रीका के ज़्यादातर इस्लामी देश रेगिस्तानी या अर्ध रेगिस्तानी इलाके हैं। वहाँ पानी की भारी कमी है, जिससे खेती या फूड प्रोडक्शन मुश्किल है। ऐसे में गरीबी और बेरोजगारी स्वाभाविक है। हालांकि तुर्की और इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देशों में पानी है, इसलिए वहाँ तेल न होने के बावजूद डेवलपमेंट दिखता है। इस्लामी दुनिया का बड़ा हिस्सा स्ट्रेटेजिक रूप से हॉट जोन है, जैसे मिडिल ईस्ट में एशिया, यूरोप और अफ्रीका 3 महाद्वीप मिलते हैं। इस वजह से यहाँ बार बार युद्ध, औपनिवेशिक कब्जे और बाहरी दखल हुए। संसाधनों का उपयोग अपने नागरिकों के बजाय बाहरी ताकतों ने किया। हालांकि सभी मुस्लिम देश गरीब हो, ऐसा भी नहीं है। सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, ओमान और बहरीन जैसे कई अमीर देश भी है। कतर और कुवैत वर्ल्ड पीस इंडेक्स में टॉप 50 में आते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ रैंकिंग में ओमान दुनिया में 4थे नंबर पर है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक तो है ही, इसके अलावा यहाँ 90% लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है। शिक्षा दर 97% से ज़्यादा है। यूएई की राजधानी अबू धाबी दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। इसलिए मुस्लिम देशों की गरीबी और तबाही की वजह धर्म को मानना सही नहीं है। इसके पीछे इतिहास, भूगोल और राजनीति ज़्यादा बड़े फैक्टर।